नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और शो की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। किसानों को केंद्र का एक और बड़ा तोहफा। गेहूं के एमएसपी में 110 तो मसूर में 500 रुपए की बढ़ोतरी की। और इसके अलावा भी काफी सारे फैसले लिए गए। सरकार ने रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। इसके अलावा कल हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफर किया। तो आज किसानों को दिवाली के मौके पर एक और यहाँ पर तोहफा सरकार की तरफ से मिलता हुआ नजर आया। तो एक के बाद एक किसानों के हित के लिए सरकार का ये बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि ये फैसला कितना बड़ा है, किसानों को इसकी कितनी मदद होगी। इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं पूर्व एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन। सिराज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपके इस खबर पर एक व्यू जानना चाहेंगे। ये जो एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है रबी की फसलों का, इससे किसानों को किस तरह का फायदा होगा? देखिए, इसमें सबसे अच्छा जो सरकार ने फैसला किया है वो ये है कि मस्टर्ड और रेपसीड यानी कि सरसों के एमएसपी में तकरीबन 8% का इजाफा किया गया है। तो इसका मकसद ये है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान गेहूं की जगह सरसों उगाएं। अगर ट्रेड पॉलिसी अलाइन रही इन एमएसपी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका मतलब ये है कि बहुत चीप इंपोर्ट एडिबल ऑयल का नहीं होना चाहिए, ये एमएसपी प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा और काफी किसान, मुझे लगता है कि सरसों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये ग्राफिक के जरिए हम दर्शकों को बताने की भी कोशिश करेंगे कि कितनी एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और 2022-23 में अब जो एमएसपी का रेट है वो क्या पहुंच चुका है। गेहूं में 110, जौ में 100 रुपए, चना 105, मसूर 500 और सरसों में 209 की बढ़ोतरी की है। इस तरह की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। हुसैन जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जो बढ़त हुई है ये क्या अनुमान के मुताबिक ही थी, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे, या फिर अनुमान से ज्यादा बेहतर यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है? मुझे लगता है कि गेहूं में जो 5.5% की बढ़ोतरी हुई है वो मेरे अपने अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा लगती है। मुझे लगता था कि ये करीब 3.5% होगी। तो ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि इस साल किसानों का काफी नुकसान गेहूं के किसानों का हुआ था बहुत गर्मी पड़ने की वजह से। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा फैसला है। चने में सिर्फ 2% की वृद्धि हुई है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां किसान ट्रेडिशनली चना उगाते हैं। हालांकि ये बात सही है कि चने के काफी स्टॉक्स नेफेड के पास हैं, उसके प्राइसेस भी एमएसपी से कम रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 2% का इजाफा चने में कम लगता है। बिल्कुल, तो ये कुछ कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से लिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार किसानों के हित में सरकार कोई ना कोई फैसला ले रही है। कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी कुछ पैसा ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा हुसैन जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, और क्या लग रहा है आपको, और क्या कदम उठा सकती है सरकार किसानों के हित के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत चीप इम्पोर्ट जब बहुत चीप इंपोर्ट होते हैं तो एमएसपी से नीचे चला जाते हैं प्राइसेस। तो हमने देखा कि ये पूरे साल चने के प्राइसेस एमएसपी से नीचे रहे। तो उससे फिर किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। इसलिए एमएसपी और ट्रेड पॉलिसी दोनों में सामंजस्य होने की जरूरत है, क्योंकि लैंडेड प्राइस किसी भी कमोडिटी का इस कस्टम्स ड्यूटी शामिल करने के बाद वो लैंडेड प्राइस हमारे एमएसपी से कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट। चलिए हुसैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और इस खबर पर अपना एनालिसिस देने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, रबी फसलों की एमएसपी बढ़ चुकी है, एक बड़ा कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से। और हम आपको बता भी रहे हैं यहाँ पर कि कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसका एनालिसिस, इस खबर का पूरा एनालिसिस भी हमने आपके सामने रखा। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। और अगर
इस शो में हम आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए 9136934058। इसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। शाम के सत्र के लिए ट्रेडिंग रणनीति, सोने या चांदी में क्या खरीदें और इसके अलावा मेटल, क्रूड और तमाम एग्री कमोडिटीज़ में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, ये हम आपको एक एक करके इस शो में बताएंगे। और इस बीच हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। मोतीलाल ओसवाल के सीनियर मैनेजर जिगर धर्मशी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और केडिया कमोडिटीज़ के रिसर्च हेड अजय केडिया भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। तो शो की शुरुआत सबसे पहले सोने के चाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि सोने में हल्का दबाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। MCX पर 50,450 रुपए के करीब भाव है, और कॉमेक्स पर अगर देखेंगे तो $1657 के पास इस वक्त कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है सोने में। आगे के लिए वैसे काफ़ी सारे ट्रिगर्स की बात की जा रही है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से मजबूती दिखाई दे रही है, सोने में उसका असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे सोने में आप किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट तो वीक ही है और डॉलर इंडेक्स में तेज़ी बनी हुई है। हालांकि बीच में हल्की नरमी आई थी, लेकिन अभी भी 113-112 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड सोने में किस तरह का ट्रेंड और किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? नमस्कार भाई। डेफिनेटली देखेंगे तो पिछले हफ्ते से हमने काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी गोल्ड में आते हुए देखी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि इन्फ्लेशन के नंबर आए, उसके बाद भी वॉलेटिलिटी बनी, और साथ में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई। बट इसी बीच हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो 114 के ऊपर डॉलर इंडेक्स बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट यूके से हमने जो नई अपडेट कल आते हुए देखी कि जो भी बिल्स पास हुए थे उसको रिवैम्प वापस किया गया है, जिसके बाद सोने में कल हमने वापस उछाल आते हुए देखा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस एक ब्रॉडर रेंज में अटक चुका है, जो 50,000 से लेकर 51,200 के बीच में है। डोमेस्टिक मार्केट में दिवाली और धनतेरस फेस्टिवल है, फिजिकल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। नो डाउट 1720-25 से हमने लगभग 1650 तक का फॉल दिखा है, बट ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि पिछले महीने हमने देखा था कि 0.75 का जो रेट हाइक हुआ था, जिसके बाद लगभग सोने में $100 से ज्यादा की तेजी आई थी। तो उसी में थोड़ा सा एक करेक्शन है, बिकॉज नवंबर में फिर से 0.75 का रेट हाइक होगा। बट आई थिंक जो 1620 के लेवल देखे थे वो अब एक बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट भी सपोर्ट करे, तो इसी बीच मुझे लगता है कि 50-300 के पुल बैक पे लेके चलिए। 50-600 से 50-850 तक के टारगेट देखने मिल सकते, बट दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, और इस बीच हम ज़्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं देख रहे हैं। हालांकि वीकनेस ही इस वक्त दिखाई दे रही है, और आज भी दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जिगर, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने पर, क्योंकि अजय ने जो अभी बताया उसी से क्यों लेकर आगे डिस्कस करें तो फेस्टिव सीजन में अक्सर हम देखते हैं कि फिजिकल डिमांड जब बढ़ती है तो उसके बाद प्राइजेस में भी एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, धनतेरस करीब है। तो क्या व्यू बन रहा है आपका? अगर किसी को निवेश के लिहाज से लेना है तो क्या ये सही समय है एंट्री करने का? गुड इवनिंग। सी, अगर निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिल्कुल ही ये काफी अच्छा समय है गोल्ड के लिए, और वहां पर डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स है जो निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज प्राइजेस काफी लुक्रेटिव लेवल्स पे है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी ग्लोबल अनसर्टनिटीज है और जो रेट हाइक से कंसर्न्स और इन्फ्लेशन के कंसर्न्स अब ग्लोबली सब जगह से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो रहे हैं मार्केट में। और आगे जाके जो मार्केट फोकस कर रहा है खास करके गोल्ड के लिए, जो मेजर फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि रिसेशनरी कंसर्न्स किस तरह से प्ले आउट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। अभी तक इन्वेस्टमेंट डिमांड उतने अच्छे से पिकअप नहीं है, जहां पर हम ईटीएफ्स की बात करें, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही उतना ईटीएफ्स में इन्फ्लोज नहीं दिखा है। बट मुझे लगता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ईटीएफ्स पे इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो धीरे धीरे शुरुआत हो सकता है, और लंबी अवधि के लिए ये दिखेगा हमें कि इन्वेस्टमेंट डिमांड अब दोबारा से लौट के आ रही है। और फेस्टिवल सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छे लेवल से गोल्ड में खरीदारी करने के लिए हम अच्छे
डिमांड देख सकते हैं और अच्छी खरीदारी का मौका देख सकते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन के लेवल है गोल्ड के लिए। जो इन्वेस्टर्स है वो एक स्टैगर्ड वे में गोल्ड में एंट्री करके चल सकते हैं। अगर उनको 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, तो 10% करके गोल्ड में हर तेजी या हर मंदी में थोड़ा थोड़ा एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 1 से 1.5 साल का ड्यूरेशन अगर रखे तो मुझे लगता है कि गोल्ड में काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा लेवल है इस वक्त। जो कमज़ोरी आई है, आप बिल्कुल इस स्तरों पर एंट्री ले सकते हैं और निवेश करने के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा लेवल इस वक्त दिखाई दे रहा है। राजसमंद से हमें हीरालाल जी का सवाल भी इस पर आया था कि ताज़ा भाव पर गोल्ड में क्या करना चाहिए, तो ये हमने आपको निवेश का भी नज़रिया यहाँ पर बता दिया है। अजय, एक और सवाल हमें एक दर्शक आया है एसके बंसल जी का। इन्होंने गोल्ड 8,549 रुपये में खरीदा हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा, 8,559 रुपये में खरीदा हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं कि इस स्तरों पे क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या होगी? मैं कमोडिटी नहीं सुन पाया हूँ। 8,000 तो गोल्ड रहेगा नहीं। ओके। सोने की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट, जैसे मैंने अभी बताया, दायरे में ही है। अगर क्योंकि रेट मुझे नहीं लगता 8500 गोल्ड के लिए रहेगा। अगर गोल्ड में निवेश है तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। नो डाउट नवंबर फर्स्ट वीक में जो रेट हाइक है उसका एक थोड़ा कंसर्न जरूर है, बट फिर भी मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है और सभी को देखते हुए 51-200 तक के लेवल हम देख सकते हैं। तो गोल्ड में अगर इनका निवेश है तो इनको बने रहना चाहिए। रहने की राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल मुजफ्फरनगर से अतुल बंसल जी का आया है और इनका सवाल है चांदी पर। चांदी का हाजिर भाव के साथ फ्यूचर भी बताएं, क्या सुझाव है, ये जानना चाह रहे हैं। जिगर, चांदी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? चांदी में बात करें तो चांदी में भी निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी आई है। मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक साथ इन टैंडम में चलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स है उनको भी एक बार मौका लेना चाहिए। अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है कि तकरीबन 56,200 से 250 की अगर रेंज मिले तो वहां पर अच्छी खरीदारी का मौका लेना चाहिए। तकरीबन 55,900 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 56,800 से लेकर 57,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो ये इंट्राडे और शॉर्ट टर्म मोमेंटम है। तो मुझे लगता है कि 200-250 रुपए की भी गिरावट अगर आती है तो वहां खरीदारी का मौका लेना चाहिए चांदी में। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको चांदी में दे दी गई है। चलिए, अब अगली कमोडिटी की बात करते हैं और वो है क्रूड। क्रूड का भाव अगर हम देखें तो अब 91.50 डॉलर के नीचे कारोबार कर रहा है। करीब 1.25% की वीकनेस यहाँ पर है। WTI क्रूड 85 डॉलर के पास है, यहाँ पर भी हल्की कमजोरी है। MCX पर क्रूड अगर देखेंगे तो 7,050 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो आज हल्की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है कच्चे तेल में। जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, इस वक्त ग्लोबल मंदी का माहौल चल रहा है। चाइना में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में ये सारे फैक्टर्स दबाव बनाने का काम इस वक्त कर रहे हैं। अजय, कच्चा तेल इस वक्त 91 के पास कारोबार कर रहा है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करेंगे तो आने वाले समय के लिए क्या तेजी के कुछ ट्रिगर्स देख रहे हैं या फिर इन्हीं स्तरों के आसपास ही ये कच्चा तेल कारोबार करता हुआ नजर आएगा? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि विंटर्स के अंदर डिमांड थोड़ी बढ़ भी जाती है और जिस ढंग से गैस के प्राइसेस में जो रिसेंटली तेजी आई थी, जिसके चलते क्रूड में भी हमने एक बाउंस देखा था। सबसे बड़ा ट्रिगर तो ओपेक के प्रोडक्शन कट का जो 1 नवंबर से लागू है, बट उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि चाइना में जो स्लो डाउन जो नंबर्स आ रहे हैं वो थोड़े खराब है। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में ही व्हाइट हाउस से अपडेट है कि कच्चे तेल को स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कुछ और सेलिंग यूएस कर रही है, जिसके चलते प्राइजेस एक दबाव में बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस 6800 से लेकर 7250 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। बट यूएस जिस ढंग से इलेक्शन से पहले, क्योंकि मिड नवंबर में यूएस में सीनेट के इलेक्शंस है और यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है वो है एनर्जी क्राइसिस। जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़ा है वो एनर्जी की वजह से बढ़ा हुआ है। तो आई थिंक उनका काफी प्रेशर रहेगा कि कच्चे तेल के भाव को नीचे लाया जाए। उसी के तहत आज सुबह रिपोर्ट है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व से और कुछ कच्चे तेल का स्टॉक मार्केट में बेचा जाएगा, जिसके चलते दबाव बन सकता है। तो मुझे लगता है कि 7,050 के आसपास बेच के चलना चाहिए। 6850 का तो इमीडिएट टारगेट है। बट ओवरऑल ओपेक जब तक प्रोडक्शन कट पे लागू नहीं करता है, प्राइजेस में एक दबाव रह सकता है जो 6800 से 6850 तक का लेवल दिखा दे।
जिगर आपसे भी समझना चाहेंगे, इस बीच एक दर्शक का सवाल भी आया है मेरठ से। निशांत ने क्रूड ऑयल पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। ये आपका क्या आउटलुक बन रहा है कच्चे तेल पर? एक समय तो ऐसा आया था कि वापस से $100 की बात की जा रही थी बीच में, लेकिन अब फिर से उन सरों से नरमी आ गई है। क्या करना चाहिए जिन्होंने हाई लेवल्स पर ले लिया होगा ट्रेडिंग करने के लिहाज से? अभी क्या करना चाहिए? उन्हें वेट करना चाहिए इन स्तरों पर? क्रूड के अगर लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू या डायरेक्शनल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है कि जो क्रूड का जो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म बायस है वो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम में रहेगा, या जिनका जो हायर लेवल्स पे खरीदा हुआ है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार एग्जिट का मौका लेना चाहिए। अब क्रूड के ओवरऑल फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं एक टग ऑफ वॉर चल रहा है बुल्स और बेयर के बीच में। और हमने हमेशा देखा है कि जब भी क्रूड एक बार $80 से करीब जब भी WTI क्रूड आता है या ब्रेंट क्रूड 85 या उसके बिलो आता है, तब हम देखते हैं कि ओपेक की तरफ से कहीं न कहीं एक सप्लाई कट्स के कमेंट्स आते हैं और जिससे प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है और क्रूड में दोबारा तेजी आना शुरुआत हो जाती है। बट अगेन हायर लेवल्स पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाते, उसका एक रीज़न है कि ग्लोबली कहीं न कहीं जो रेट हाइक्स का कंसर्न है और इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है, उसकी वजह से रिसेशन का एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है आगे जाके, जिसकी वजह से डिमांड कम हो सकती है। और चाइना में ऑलरेडी हम कहीं न कहीं कोविड के कंसर्न्स अभी भी देख रहे हैं, तो चाइना एक सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो कहीं न कहीं डिमांड और सप्लाई का जो ये सिनेरियो है वो क्रूड के प्राइसेस को एक अप्स और डाउन्स के बीच में एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। बट अभी के लिए अगर बात करें तो मेरा बायस थोड़ा सेल का रहेगा। मुझे लगता है कि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 7030 7050 के लेवल्स आते हैं तो वहां पर एक बार बेचने का मौका लेना चाहिए। 7100 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना होगा और निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि 6900 तक के टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं। ओके, तो दोनों साइड के फैक्टर्स यहाँ पर प्ले कर रहे हैं कच्चे तेल के लिए, लेकिन बायस जो है जिगर का वो सेल साइड पर ज़्यादा है, तो इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन ना उतार चढ़ाव बना रह सकता है आने वाले समय के लिए भी। ये राय कच्चे तेल में आपको दे दी गई, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करिए। और ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रिक्टली उसको वॉच भी करते रहिए कच्चे तेल में, अगर आपकी ट्रेडिंग की रणनीति है तो। एक नेचुरल गैस से थोड़ा नेचुरल गैस से जुड़ा भी एक सवाल ले लेते हैं। और नेचुरल गैस के लेवल पर अगर हम नज़र डालें तो इस पर 488 के पास है, यहाँ पर भी वीकनेस है, 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी। और नाइमिक्स नेचुरल गैस में भी 1.5% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। एक दर्शक का सवाल भी हमें आया है नेचुरल गैस पर ही, मुंबई से अस्मिता जी का सवाल है। नेचुरल गैस इन्होंने 569 पर खरीदा हुआ है, ये जानना चाह रही हैं कि रुकना चाहिए या फिर एग्जिट कर ले नेचुरल गैस से। अजय, आपका क्या व्यू बन रहा है? इस वक्त तो इनके स्तरों से काफ़ी नीचे आ चुका है, 488 के पास कारोबार कर रहा है, नुकसान में है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, नेचुरल गैस में हमने देखा कि जिस ढंग से जर्मनी और यूके में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 91-95% के ऊपर आ चुकी है, जिसके चलते दबाव है। यूएस से भी हमने देखा एलएनजी एक्सपोर्ट्स में गिरावट है, जो स्टॉक पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यू 100 BCF से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एकाएक पिछले 2 सेशंस में हमने एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी। करंटली अगर देखा जाए तो 524 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जो 200 मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे। जब तक प्राइसेस 524 के ऊपर नहीं जाता है, ट्रेंड वीक है। नो डाउट कल हमने बड़ी 7% की बड़ी गिरावट देखी है, तो टेक्निकली मुझे लगता है एक बाउंस देखने मिल सकता है जो 508 से 510 तक का लेवल दिखा दे। वहां पे इनको एक बार रिव्यू करना चाहिए और अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो वहां से एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज जब तक 524 के ऊपर नहीं निकलता है, आई थिंक 470 से 525 का जो रेंज है इसी रेंज में रहेगा। बट कल की गिरावट के बाद आज एक बाउंस जरूर देख रहे हैं मॉर्निंग से ही, जो मुझे लगता है 508 510 तक का एक रिबाउंड दिखा सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको नेचुरल गैस में दे दी गई है। अब बात करते हैं मेटल की, और मेटल में भी कमजोरी आज हावी है। एमसीएक्स पर देखेंगे एल्यूमिनियम 197 के पास कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% की वीकनेस है यहाँ पर। कॉपर में भी हल्की वीकनेस के साथ कारोबार हो रहा है, 643 के लेवल्स के आसपास इस वक्त कॉपर दिखाई दे रहा है। जिंक की बात करेंगे तो यहाँ पर करीब 1.25% की कमजोरी है 265 के पास। और लेड में भी आज हल्की वीकनेस के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज मेटल स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी हावी है। जिगर, मेटल में आपकी फेवरेट बेट आप कहाँ देख रहे हैं? और ये जो करेक्शन इस वक्त नजर आ रहा है, क्या वीकनेस और बढ़ सकती है? बात करें तो नो डाउट पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी गिरावट देखी है और
प्राइसेस अभी काफ़ी लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पिक की बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइसेस एक ब्रॉड कंसोलिडेशन में मोमेंटम मिल सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए, बिकॉज़ प्राइसेस काफ़ी लोअर लेवल्स पे है। हल्की सी शॉर्ट कवरिंग ज़रूर से रहेगी। तो मुझे लगता है कि ज़िंक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ज़िंक काफ़ी ओवरसोल्ड में है। तो कहीं न कहीं ज़िंक में एक खरीदारी का मौका मिल सकता है, बट अगेन ये खरीदारी का जो मौका है वो स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ फॉलो करना होगा, बिकॉज़ सिर्फ ये पुल बैक की स्ट्रैटेजी रह सकती है। तो ज़िंक में मुझे लगता है कि 1 आध रुपए का करंट करंट लेवल से अगर करेक्शन आता है, तकरीबन 263 के करीब, तो वहाँ पर एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 261 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा और ऊपरी स्तर पर मुझे लगता है कि जो पुल बैक है वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा 267 तक के लिए। तो ज़िंक में खरीदारी का मौका ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एल्यूमीनियम में मुझे लगता है कि ये जो गिरावट शुरुआत हुई है 211 के बाद हमने काफ़ी अच्छा करेक्शन की शुरुआत देखी है। तो मुझे लगता है कि ये जो डाउनफॉल है ये दोबारा कंटिन्यू रह सकता है और प्राइसेस तकरीबन 193 से 190 के लेवल्स दोबारा टेस्ट हो सकते हैं। तो एल्यूमीनियम में बिकवाली करना चाहिए हायर लेवल्स पे। एल्यूमिनियम में बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है और जिंक में भी आपको ट्रेड बता दिया गया है। चलिए क्विकली एक बार एग्री कमोडिटीज़ पर भी देख लेते हैं। वहाँ पर भी हमें कुछ सवाल आ रहे हैं। ग्वार सीड पर आउटलुक एक दर्शक जानना चाह रहे हैं और ग्वार में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। NCDX पर देखेंगे तो ग्वार गम वायदा 8,900 के पास है, करीब करीब 1.25% की कमजोरी वहाँ पर है। और ग्वार सीड वायदा अगर देखेंगे तो 4,600 के पास करीब 0.5% की वीकनेस वहाँ देखने को मिल रही है। अजय, आपका क्या व्यू बन रहा है ग्वार पर और कितनी वीकनेस आ सकती है इसमें? देखिए, गवार में हमने पहले ही देखा था कि क्रॉप साइज एस्टीमेट काफी स्ट्रांग थे, जहां पे उम्मीद थी 1 करोड़ के ऊपर की इस बार प्रोडक्शन आएंगे, जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी 4500-4600 के लेवल देख चुके थे। बट कहीं ना कहीं जो एनर्जी क्राइसिस यूके और यूएस में बने हुए हैं, ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। तो मुझे लगता है कि अभी तो अराइवल प्रेशर के चलते 12-13 तारीख तक, नवंबर के 12-13 तारीख तक मार्केट एक दायरे में रहेंगे, जो नीचे में 4550 से लेकर 4900 के बीच में गवार से ट्रेड करता हुआ दिखाई देगी। गवार कम में भी 8800 से लेकर 9500 के बीच में ही ट्रेड करेंगे। बट जो बड़ी तेजी या कुछ ट्रेंड रिवर्सल की जो बातें हो रही है, वो सब 15 नवंबर के आसपास के बाद ही होगा, क्योंकि यूएस में मिड टर्म इलेक्शन भी है। और जैसा मैंने रिसेंटली कहा था कच्चे तेल के लिए भी कि यूएस अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट जब तक कैपेक्स एलोकेशन नहीं होगा तब तक ये ट्रिगर नहीं आएगा। तो मुझे लगता है मिड टर्म इलेक्शन के रिजल्ट के करीब वहां पे मुझे लगता है कुछ बड़ा ट्रिगर मिल सकता है। एज ऑफ नाउ 4600 इज गुड टू एक्यूमुलेट का मतलब आप 2-4 महीने के लिए व्यू बना के चलिए कि यहाँ से हमें लेके चलना है। बट हाँ, 15 नवंबर के बाद मुझे लगता है गवार गम में एक बड़ा बाइंग ट्रिगर क्रिएट हो सकता है, जो अपसाइड रहेगा। बट टाइमिंग मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। बट 45-50 के नीचे गवार सीड और 8800 के नीचे गवार गम जाता हुआ नहीं दिखाई देता। ओके, तो गिरावट में धीरे धीरे करके खरीदने की कोशिश करें। इलेक्शंस की जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं 15 नवंबर के बाद हम देखेंगे कि अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो ये स्तर काफ़ी अच्छे हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने के। अजय, आप एक बार स्पाइसेस पर भी अपना व्यू शेयर करिए। आज हम देख रहे हैं कि हल्दी में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हावी है, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका? अगर किसी की ट्रेडिंग पोजिशन है इसमें तो क्या करना चाहिए इस वीकनेस में? देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वी शुड लुक फॉर नवंबर मंथ इस वक्त 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा जो महाराष्ट्र में बरसाती हुई है, जिसकी वजह से काफी क्रॉप डैमेजेस थी, जिसकी वजह से हमने प्राइसेस में गेन आते हुए देखा। बट कैरी ओवर स्टॉक और सोइंग के नंबर्स काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं लग रही। जो दायरा है वो हमें लगता है नवंबर वायदे के लिए 7100 से लेकर 7650 का रहेगा। जो डैमेजेस है, क्योंकि कल भी बरसातें महाराष्ट्र में काफी एक्टिव थी, तो हो सकता है अगले 2-3 सेशन के अंदर, बट उसके बियॉन्ड प्राइसेस जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे में भी हमने लगभग काफी अच्छा करेक्शन देखा है। कुछ जगह पे आगे के फ्यूचर्स अगर हम देखें तो 235 के करीब मार्केट फिजिकल में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि मॉइस्चर लेवल ग्राउंड में काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से स्विंग डिले हो सकती है जीरे और धनिये की। खास करके अगर जीरे की बात करें तो इसमें कॉम्पिटिशन गेहूं से, मस्टर्ड से काफी ज्यादा है।
साथ में सौंफ, इसबगोल से। तो आई थिंक इस बार एरिया जीरे में कैसा रहेगा विच विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट कैरियर स्टॉक इतना ज्यादा खास नहीं है जो आगे इंटरनेशनल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड को सपोर्ट कर पाए। तो टाइमिंग मुझे लगता है जो बड़ी गिरावट है वो ये हफ्ते में रुकते हुए दिखाई देगी। 2-4 दिन का व्यू की अगर बात करें तो 24,200 तक के लेवल हमें जीरे में दिखते हैं, जबकि धनिया 11,000 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है जो 11,550 के लिए लिया जा सकता है। दोनों ही कमोडिटी में स्विंग इंपॉर्टेंट है, और जिस ढंग से आज जो एमएसपी अनाउंस हुई है इसके बाद व्हीट, मस्टर्ड, इनमें फार्मर का रुझान ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका एक कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलेगा, और स्विंग डिले की वजह से जीरे धनिया में अगले हफ्ते से हमें एक अच्छी तेजी दिखाई देती है। ओके, तो अच्छा वक्त है, अगर आपको एंट्री लेनी है आप ले सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तेजी देखने की उम्मीद कर रहे हैं अजय। चलिए, अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अजय जी, जिगर जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।